प्रिय विद्यार्थियों, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर एसआर मीना की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। पीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर फर्स्ट सेकंड पेपर के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आपके पाठ्यक्रम के सेकंड पेपर में जो पुस्तक है कहानी विविधा, उसमें आज के व्याख्यान के लिए जो कहानी है वह है वापसी। इससे पहले लगभग मैं 6-7 कहानियों का अध्ययन अध्यापन करा चुका हूं। जो आज के व्याख्यान के लिए जो कहानी है वापसी, उससे कहानीकार हैं उषा प्रियमवदा। इस वापसी कहानी को समझने से पूर्व हमें संबंधित कहानीकार के विषय में जानना आवश्यक है। तो अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, जो साहित्य है, उसके माध्यम से जो हमें ज्ञान है कि उषा प्रियमवदा का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। नई कहानी आंदोलन के दौरान हिंदी की जिन कथा लेखिकाओं की कहानियों ने आलोचकों और पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया, उनमें उषा प्रियमवदा एक विशिष्ट कहानीकार के रूप में है। यानी कहानी जगत की एक नामी हस्तियों में इनका नाम शुमार होता है। इनके अलावा इनसे पहले मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा की त्रयी नई कहानी आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। यानी ये 3 महिला कथाकार रही हैं, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती और उषा प्रियमवदा। इनकी तीनों की एक जोड़ी रही है जो कहानी जगत में एक अविरल धारा कथा के रूप में विकसित करती हैं। उषा प्रियमवदा का जो जन्म वह 1934 में कानपुर में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। इसके पश्चात इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के पश्चात पीएचडी की और विस्कॉन्सिन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रोफेसर हो गई थी। यानी अमेरिका में जाकर के प्रोफेसर भी बन गई थी। संप्रति वे अमेरिका में ही है। संप्रति करता अभी भी वो अमेरिका में ही निवास कर रही हैं। विदेश में रहने के बावजूद उषा प्रियमवदा का अपना जो आरंभिक कहानियों ने संवेदनात्मक स्तर पर भारतीय समाज की विसंगतियों को रेखांकित किया था, उसी से संबंधित उनकी एक कहानी है वापसी। वापसी कहानी ने हिंदी कहानी के बदलते स्वरूप को रेखांकित किया है कि आज हिंदी कहानी में एक नया दौर प्रारंभ हो चुका है, नया दौर बदल रहा है, नया जमाना बदल रहा है। इस कहानी के साथ ही उनकी गिनती हिंदी के नए और अग्रणी कहानीकारों में होने लगी। जब से इन्होंने वापसी कहानी लिखी, उसी कहानी ने एक तरह से कथा के जगत में या कहानी जगत में इनको एक नई पहचान दिलवाई। यद्यपि उन्होंने विदेशी परिवेश और भावभूमि पर भी अनेक कहानियों की रचना की, तथापि भारतीय जीवन पर केंद्रित उनकी कहानियां बहुत प्रभावशाली हैं। फिर भी यानी विदेशी धरती पर वो रह करके वहां के परिवेश में पल रही हैं, पनप रही है, बढ़ रही हैं, और उसके बावजूद भी उन्हें अपने देश से की जो स्थिति है, परिवेश है, उससे संबंधित उन्होंने कहानी लिखी। और वो सारी कहानियां बहुत ही प्रभावशाली कहानियां हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में यदि मैं कहूं तो इस प्रकार हैं। उपन्यास के रूप में उनके 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह के रूप में यदि मैं कहना चाहूं तो जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कोई एक दूसरा, फिर बड़ा झूठ, ये इनके कहानी संग्रह हैं। यानी इनमें ये कहानियों की एक तरह से इनकी पुस्तक हैं जिनमें इनकी बहुत सारी कहानी लिखी हुई हैं। अपनी समकालीन कहानी लेखिकाओं की तुलना में उषा प्रियमवदा के सामाजिक सरोकार बहुत सीमित हैं। यानी समाज से सरोकार है, इनके जो संबंध है वो कुछ थोड़े से सीमित मात्रा में रहे हैं। उसका कारण आपको साफ पता है कि ज्यादातर ये विदेश चली गई थी, तो उसके पश्चात इनका समय वहीं गुजर रहा है, क्योंकि उनका अनुभव संसार बहुत व्यापक नहीं है।
मन्नू भंडारी तथा कृष्ण सोबती की तुलना में उनकी कहानियों का संसार बहुत बड़ा न होकर के मनुष्य के मन की दुनिया से अधिक संबंधित है। मनुष्य के मन की दुनिया कैसी है उससे संबंधित है। पैरलेम्बेटर, बेलेटर, कच्चे धागे, दो अंधेरे जैसी कहानियों में जरूर उन्होंने आर्थिक दृष्टि से विपन्न वर्ग की अनुभूतियों का चित्रण किया है। अन्यथा तो उनकी कहानियों का समाज एक संपन्न और समृद्ध समाज है जिसकी समस्याएं व्यक्तिगत अधिक हैं। उनकी कहानियों की नायिकाएं भी इसी वर्ग की हैं। और वे अपनी वर्जनाओं में डूबी हुई हैं। उनकी एकमात्र समस्या प्रेम है। मोहबंद, पूर्ति, चांद चलता रहा आदि कहानियों में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। उनकी कहानियों की नायिकाएं देहवादी पवित्रता को ढोने का निषेध करती हैं। इस दृष्टि से उनकी कहानियां बदलते स्त्री पुरुष संबंधों को रेखांकित करने वाली हैं। यानी उषा प्रियमवदा जी, मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती के साथ कथा की अविरल धारा प्रवाहित करती हैं। समाज से उनका बहुत बड़ा सरोकार नहीं रहा है, बल्कि उनका मनुष्य के मन रूपी समाज से संबंध है। मनुष्य की भावनाओं को समझती हैं, बहुत नजदीकता के साथ समझती हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी है वापसी, इस कहानी में क्या है, क्या कथा है, उसी पर मैं फोकस डालना चाह रहा हूं कि उषा प्रियमवदा की जो वापसी कहानी है, ये कथा जगत में, कहानी जगत में उषा जी को सबसे बड़ी प्रसिद्धि दिलाने वाली कहानी है। इस कहानी की सभी जगह चारों ओर खूब चर्चा हुई है। इसे विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी रखा जा रहा है, यह स्थान दिया जा रहा है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वापसी उषा प्रियमवदा की एक भिन्न किस्म की कहानी है, जिसमें भारतीय परिवेश में अकेलेपन की और अजनबीपन की जो समस्या है, परिवार के सदस्यों के बीच रहकर भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, बेसहारा महसूस करता है, अजनबी सा महसूस करता है, उसी को इस कहानी में चित्रित किया है, रेखांकित किया है। इस कहानी में क्या है, गजाधर बाबू नाम के व्यक्ति हैं जो लंबे समय तक नौकरी करते हैं, सरकारी सेवा करते हैं। सरकारी सेवा करने के पश्चात जब रिटायर होकर के अपने घर आते हैं और मन में इन्हीं भावों को लेकर के लौटते हैं कि मैं अब रिटायर हो गया हूं, और रिटायरमेंट के पश्चात अपने घर में अपनी पत्नी, अपने बेटे बेटियों, बच्चों, पुत्र पुत्रियों, नातिन इत्यादियों के साथ में खूब घुल मिल करके अपनी शेष जिंदगी को खूब हंस करके गुजारूंगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ वह घर लौटता है, इन्हीं भावों के साथ वह खुशी खुशी साथ लौटता है। तो होता क्या है, जैसे ही वो घर आता है, रिटायर होकर घर आता है, तो कहानी गजाधर बाबू लंबे समय अरसे तक नौकरी करते हैं और अकेले रहते हैं। पूरी जिंदगी तो लगभग नौकरी में उन्होंने अकेले गुजारी, किंतु यही अनुपस्थिति गजाधर बाबू को परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। नौकरी से रिटायर होकर जब वो कई तरह के सपने संजोए अपने घर लौट करके आते हैं, नौकरी के पश्चात रिटायर हो गए, तो उन्हें पता चलता है कि वो अपने परिवार में ही अवांछित हैं। अर्थात वो ये महसूस करते हैं कि अब उनके परिवार को उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा स्वयं गजाधर बाबू महसूस करते हैं और किसी को उनकी जरूरत ही नहीं है, जरा सी भी परवाह नहीं है। कारण क्या है कि उनको परिवार में कोई प्यार प्रेम नहीं मिलता है। पत्नी तक उनको कुछ महत्व नहीं देती है, उनको तो केवल पैसा कमाने वाली एक मशीन समझती है। कोई प्यार प्रेम नहीं, कोई मोह माया नहीं। लड़के, यहां तक स्थिति गजाधर बाबू ये तक देखते हैं कि उनके स्वयं के जो लड़के हैं और परिवार की जो बहुएं हैं, जवान जो बेटी है, वे तक उनके प्रति असहिष्णु बनी हुई हैं। कोई सहिष्णुता भाव उनके प्रति नहीं दिखाती हैं।
उनकी पत्नी भी उन्हें अवांछित और फालतू मानने लगती है कि ये अच्छी आवत आके बनेगी। क्योंकि नौकरी थी तब तक तो ये पैसा कमा कमा करके उनको भेजता रहता था और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अभी वृद्धावस्था में ये बुढ़ा यहां आ गया है। तो ये ज्ञानी कहने का तात्पर्य है कि जब आदमी काम का होता है तब तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अन्यथा वो अब उन्हीं को यानी अपने घर वालों को यानी उनकी पत्नी, उनके बेटे, पुत्रवधु, बेटियों, पोता पोती सभी को वो एक तरह से बोझ सा लगता है। परिवार के सदस्य गजेंद्र बाबू को तरह तरह के निर्देश देते हैं और उनकी चारपाई जिसे कारण कमरे में चलने तक की जगह नहीं रही बाहर कर देते हैं। यानी गजेंद्र बाबू जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में जिनकी गजेंद्र बाबू की चारपाई बिछती है, वो चारपाई भी गजेंद्र बाबू की जो चारपाई है वो भी उस गजेंद्र बाबू के परिवार को एक बोझ लगती है, भार स्वरूप लगती है। और इसने हमारे कमरा आकर के रोक दिया और उसके परिवार के सदस्य गजेंद्र बाबू की चारपाई खाट तक को बाहर निकाल देते हैं। गजेंद्र बाबू परिवार के इस बेरुखीपन वाले व्यवहार को देख करके अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते हैं और टूट जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और उनकी जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर एक तरह से पानी फिरता नजर आ रहा है या पानी फिरता वो महसूस करते हैं। गजेंद्र बाबू परिवार के इस प्रकार के व्यवहार को देख करके अपने आप को परिवार में अजनबी महसूस करते हैं कि यार जिन के लिए मैंने जीवन भर अपना तन मन सब कुछ समर्पित किया, सब कुछ इन्हीं के लिए लगा दिया, इन्हीं खुशी के लिए लगा दिया और आज इनके बीच में जब लौट करके आया हूं तो मुझे इन्हीं परिवार के सदस्य जिनके लिए मैंने जिंदगी भर कुछ किया और वही आज मुझे एक तरह से अपना बोझ समझ रहे हैं, अपना भार समझ रहे हैं और मैं इनके बीच में प्यार से प्रेम से जिंदगी गुजारने की सोच करके रिटायर होकर के आया हूं, लेकिन सारी भावनाओं पर मेरी पानी फिरता नजर आ रहा है। मैं अपने घर में आज अजनबी की तरह महसूस कर रहा हूं, बेरुखी सी जिंदगी जी रहा हूं, नीरस सी जिंदगी जी रहा हूं। पत्नी जो कि मेरी जीवन संगनी है उससे मुझे बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें भी मैं एक तरह से भार स्वरूप महसूस होता हूं। साहित्यकार उषा प्रेमवदा जी समाज की इस झकझोरने वाली स्थिति को बड़ी बखूबी से चित्रित करती हैं जो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। गजेंद्र बाबू नौकरी पर लौटने का निर्णय लेते हैं, लेकिन अब नौकरी कहां, यानी वापिस घर छोड़ करके कहीं जाने की सोचते हैं। कहानी में कुछ स्थितियों का अतिरेकपूर्ण वर्णन हुआ है, पर कहानी गजेंद्र बाबू की पीड़ा को बड़ी कुशलता से व्यक्त करती है। यानी मैं कहना चाहूं कि इस परिवार का जो नायक है, इस कहानी का, वापसी कहानी का जो नायक है गजेंद्र बाबू, उसकी जो पीड़ा है, जो टीस है, जो कसक है, उसका कहानीकार उषा प्रेमवदा ने बहुत ही स्पष्टता के साथ सरल शब्दों में वर्णन किया है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि कभी भी हमें अपने वृद्धजनों का, अपने बुजुर्गों का इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए, उनके साथ बेरुखी का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अजनबीपन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनका मान सम्मान ही हमारे परिवार के मान सम्मान की बढ़ोतरी में सहायक है, अन्यथा हमारा कोई सम्मान नहीं है। इस कहानी में मनुष्य समाज की, मानव समाज की, परिवार की जो बेरुखी है, जो अजनबीपन है, जो रूखापन है, जो स्वार्थता है, जो असहिष्णुता है, जो एक तरह से स्वार्थ परता है, उन्हीं पर साहित्यकार ने फोकस किया है। और समाज, इस कहानी के माध्यम से मुझे लगता है संपूर्ण मानव समाज की ये पीड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज वृद्धजनों को, बुजुर्गों को बड़े बड़े परिवार के लोग छोड़ देते हैं, उनको कोई सहारा नहीं देते हैं और वो बुजुर्ग बेचारे उन अनाथालयों में, उन वृद्धाश्रमों में जाकर के अपनी शेष जिंदगी को काटने की सोचते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
इस कहानी के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने वृद्धजनों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ हमें घुल मिल करके प्यार के साथ, प्रेम के साथ, पूरी सहिष्णुता के साथ जीवन यापन करना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी अभिव्यक्ति को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।